हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग विमी विश्लेषण पढ़ रहे थे। विमी विश्लेषण में मैंने आप लोगों को विमाओं के अनुप्रयोग पढ़ाया था। विमाओं के अनुप्रयोग में मैंने 4 टॉपिक पढ़ाई थी। उसमें किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, समीकरणों की सत्यताओं की जांच करना, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना और नियतांक या चरों का विमा ज्ञात करना। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने विमा के अनुप्रयोग में 4 टॉपिक को पढ़ाया था। इसके पश्चात मैंने विमिरीत के दोष या उनकी सीमाओं को पढ़ाया था। इसी के साथ जो आपका मात्रक और मापन चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति क्या होती है, इसके विषय में डिस्कस करते हैं। तो मैं पहले आपको गति से परिचित कराना चाहता हूं कि गति है क्या। तो अगर आप थोड़ा से भी कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि गति है क्या। प्रातः काल सुबह से लेकर रात्रि तक जो सारी वस्तुएं होती हैं वो गति करती रहती हैं। जिससे मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊं। चिड़ियों का चहचहाना, सूर्योदय का होना, गाड़ियों का सड़क पर चलना, जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर घूमती रहती है जिसका परिक्रमण काल 24 घंटे का होता है। यही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है जिसका परिक्रमण काल 1 वर्ष का होता है। हमारे जितने सारे ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ग्रह सहित मैं सूर्य की बात करूं तो ये आकाशगंगा नामक मंदाकिनी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस तरीके से सुबह होने से लेकर के रात्रि होने तक ये सारी वस्तुएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गति करती रहती हैं। तो समय परिवर्तित हुआ, वस्तु की स्थिति में परिवर्तित हुआ, वही क्या हो गया, गति हो गया। तो कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु क्या है, गतिशील है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु क्या है, गतिशील है। ओके, तो ये तो बातें हो गई गति के विषय में। तो सरल रेखा में गति हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यांत्रिकी, कि यांत्रिकी क्या होती है। तो यांत्रिकी मैंने आपको भौतिक जगत में ही जब स्थूल प्रभाव क्षेत्र को बताया तो स्थूल प्रभाव क्षेत्र में ही मैंने बताया कि इसके अंतर्गत 4 चीज़ों का वर्णन करते हैं। यांत्रिकी, वैद्युतगतिकी, प्रकाशिकी, उष्मागतिकी। तो वहीं से ये है यांत्रिकी। कहा जाता है कि यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं के गति के विषय में अध्ययन करते हैं। फिर से एक बार क्या कहेंगे, यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं के गति का अध्ययन करते हैं। जो यह यांत्रिकी है इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 पढ़ा जाता है स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान या हम लोग इसी को कहते हैं स्थैतिकी। स्थिति विज्ञान या स्थैतिकी, और इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है स्टैटिक्स। तो स्थिति विज्ञान या स्थैतिकी क्या होता है। कहा जाता है कि स्थिति विज्ञान या स्थैतिकी यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बाह्य बलों के अधीन साम्यावस्था में वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। फिर से एक बार, स्थिति विज्ञान या स्थैतिकी
यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बाह्य बलों के अधीन साम्यावस्था में वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। स्थिति विज्ञान या स्थैतिकी कहलाता है। ओके। नंबर 2, शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी, इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। क्या कहेंगे? यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति के लिए उत्तरदायी कारकों पर विचार किए बिना वस्तुओं की गति के लिए अध्ययन किया जाता है, शुद्ध गतिकी कहलाता है। ठीक। नंबर 3, गति विज्ञान। इसको हम लोग डायनामिक्स बोलते हैं। कहा जाता है कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति के लिए उत्तरदायी बलों को ध्यान में रखकर वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है, गति विज्ञान कहलाता है। तो इस तरीके से यांत्रिकी और यांत्रिकी को भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। वो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे निर्देश तंत्र। किसी भी बिंदु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हमें एक संदर्भ बिंदु तथा अक्षों के समुच्चय की आवश्यकता होती है। यानी कि किसी भी बिंदु की स्थिति को या किसी भी स्थिति को आपको प्रदर्शित करना है, तो अगर आप किसी एक निश्चित पॉइंट, निश्चित बिंदु को स्थिर अगर आप नहीं करेंगे तो किसी भी वस्तु को आप स्थित नहीं बता पाएंगे। जैसे आप चतुर्थांश पढ़ते हैं, निर्देशांक पढ़ते हैं, तो उसमें एक मूल बिंदु O होता है। उसी मूल बिंदु O के सापेक्ष ही सभी चतुर्थांशों में स्थित चीज़ों की व्याख्या की जाती है। मैंने कोई अंक लिख दिया चिन्ह के साथ, तो आप बताते हैं कि यह प्रथम चतुर्थांश में है, द्वितीय में है, तृतीय में है, चतुर्थ में। यक्ष अक्ष पर इतना है, यक्ष वाई अक्ष पर इतना है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। तो सीधी सी बात है कि किसी भी बिंदु की स्थिति को अगर प्रकट करना होगा तो हमें एक संदर्भ बिंदु और अक्षों के समुच्चय की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार निर्देश तंत्र में क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि एक संदर्भ बिंदु, अक्षों का समुच्चय तथा उससे संबद्ध एक घड़ी से मिल करके जो एक निकाय बनता है, वही निर्देश तंत्र कहलाता है। यानी कि एक संदर्भ बिंदु होगा, अक्षों का समुच्चय होगा, उससे संबद्ध एक घड़ी होगी। इन सभी को मिलाने से एक निर्देश तंत्र बनता है। अब इन सभी चीज़ों की सहायता से हमें किसी भी वस्तु की स्थिति के विषय में हम पता लगा लेंगे कि वह वस्तु इस बिंदु से कितनी दूरी पर है, कहाँ है, किस पोजीशन में है। इन सभी चीज़ों के विषय में पता लगाया जा सकेगा। अब जो ये निर्देश तंत्र होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो नंबर 1 जानते हैं। जड़त्वीय अंग्रेजी में हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक। तो पहला टाइप जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके। कहा जाता है कि वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है या किया जाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। इस तंत्र में जो वस्तुएं होती हैं, या तो वह स्थिर रहती हैं या तो वह एक समान रूप से
गतिमान रहती हैं। फिर से क्या कहेंगे? वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन किया जाता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक, इस निर्देश तंत्र में जो वस्तुएं होती हैं या तो वह विराम की अवस्था में रहती हैं या तो वह एक समान गति से गतिमान होती हैं या तो नहीं। अगर हैं तो ऐसे रहेंगी, नहीं तो नहीं रहेंगे। तो इस स्थिति में होता है क्या है कि अगर यफ का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि अगर यफ बदल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि ए का भी मान क्या होगा? बदलता रहेगा। ओके। नंबर 2 हम लोग जानते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं किया जाता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो जड़त्वीय वाले में न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है, जबकि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं होता है। ओके, लेंगे विराम अवस्था। हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। कहा जाता है कि यदि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे उस वस्तु की विराम अवस्था कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु है, समय बीतता जा रहा है और उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो वह वस्तु है वह विराम की अवस्था में है। ठीक, इसके पश्चात हम लोगों को पढ़ना है गति की अवस्था। स्टेट ऑफ मोशन। कहा जाता है कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, यानी कि जो वस्तु की स्थिति है जैसे जैसे समय बदल रही है वैसे वैसे वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है, तो वह वस्तु जो होती है वो गति की अवस्था में होती है। तो लिखने के लिए क्या लिखेंगे? यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के सापेक्ष होता है तो वस्तु गति की अवस्था में होती है, या लिख सकते हैं कि समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन गति की अवस्था कहलाता है। ओके, तो ये बातें हो गई विराम अवस्था और गति की अवस्था की। इसके पश्चात हम लोग पढ़ते हैं गति के प्रकार। जिसको आप कहते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो गति तो भाई कई प्रकार की होती है, तो जो चीज़ें आप जानते हैं ठीक है, नहीं जानते हैं उसको भी जान लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ गतियों के प्रकार को पढ़ाते रहा। तो गति के प्रकार में नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे स्थानांतरीय गति। जाता है कि जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उसके सभी कण समांतर, सरल रेखी एवं निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करते हैं, तो इस प्रकार की जो गति होती है स्थानांतरी गति कहलाती है। ठीक,
इसी स्थानांतरी गति में या इसी के साथ साथ हम लोग सरल रेखी गति भी पढ़ते हैं कि जब कोई वस्तु सरल रेखी पथ पर गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखी गति कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे सीधी सड़क पर चलना, ठीक है, यानी कि कोई भी गति हो जिसमें घुमाव ना हो, मोड़ ना हो, वो सीधे सरल रेखा में गति करती रहे तो उसकी गति को क्या कहेंगे? सरल रेखी गति। जैसे किसी पत्थर को आप ऊपर से छोड़ दीजिए, नीचे गिर रहा है वो, तो उसी को क्या कहेंगे? सरल रेखी गति कहेंगे, और उसी को स्थानांतरी गति भी कहा जाता है। ओके, नंबर 2, घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन, ROTATORY, रोटेटरी मोशन जाता है कि जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके सभी कण वृत्तीय पथ पर गति करें तथा सभी कणों के वृत्तीय पथों के केंद्र एक सरल रेखा या सीधी रेखा में हो, तो इस प्रकार की जो गति होती है वह घूर्णन गति कहलाती है। और इसी घूर्णन गति में हम लोग वृत्तीय गति भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वृत्तीय गति। कहा जाता है कि जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। तो जो ये स्थानांतरी गति थी, इसी में हम लोगों ने रेखीय गति पढ़ा। रेखीय गति का मतलब हमने भी ऊपर बताया कि जब कोई पिंड किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करता है तो उसकी गति को रेखीय गति, और वृत्तीय गति में जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ओके, नंबर 3, दोलनी गति, जिसे ऑक्सिलेटरी मोशन कहा जाता है। ऑक्सिलेट, जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या ऊपर नीचे आवर्ती गति करता है तो उसकी यह गति दोलनी गति कहलाती है। यानी कि कोई पिंड है अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या ऊपर नीचे आवर्ती गति कर रहा है तो वस्तु की जो यह गति है यह दोलनी गति कहलाती है। और इसी में पढ़ा जाता है कंपनिक गति, कंपनीय गति। तो जो यह दोलनी गति होती है, दोलनी गति में जो वस्तु का आयाम उत्पन्न होता है, अगर यही वस्तु का आयाम बहुत छोटा या सूक्ष्म हो जाए तो उसी को कंपनीय गति कहा जाता है। क्या लिखेंगे? यदि दोलनी गति में वस्तु का आयाम अत्यंत सूक्ष्म हो तो वस्तु की वह गति कंपनीय गति कहलाती है। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको गति के प्रकार पढ़ाया। गति के प्रकार में स्थानांतरी गति तो उसी में एक रेखीय गति, घूर्णन गति तो उसी में एक वृत्तीय गति, दोलनी गति तो उसी में एक कंपनीय गति। अभी ढेर सारी गतियां हैं जिसे आप लोग स्वतः पढ़े हैं या जानते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ओके, अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एकविमी, द्विविमी तथा त्रिविमी गति। तो अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो इसकी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए हमें निर्देशांकों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। तो उसी के आधार पर जो गति है उसको पुनः 3 भागों में बांटा जाता है, जिसे एकविमी गति, द्विविमी गति तथा त्रिविमी गति कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एकविमीय गति। एकविमीय गति, इसी को कहा जाता है वन डायमेंशनल
मोशन, कि यदि वस्तु की गति के स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए केवल 3 निर्देशांकों में से सिर्फ एक निर्देशांक में परिवर्तन होता है तो वस्तु की जो वह गति होती है उसे एक विमीय गति कहा जाता है। फिर से एक बार, वस्तु की गति को प्रदर्शित करने के लिए 3 निर्देशांकों में से केवल एक निर्देशांक में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की जो गति होगी वह एक विमीय गति कहलाएगी। और यही जो एक विमीय गति होती है इसी को ऋजुरेखी गति कहा जाता है। और इस प्रकार की गति में जो वस्तु होती है वह सरल रेखा पर गति करता है। ठीक। नंबर 2, द्विविमीय गति, जिसको हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है कि किसी वस्तु की गति को प्रदर्शित करने के लिए 3 निर्देशांकों में से केवल 2 निर्देशांकों में परिवर्तन हो तो उस प्रकार के वस्तु में जो गति होगी वह द्विविमीय गति कहलाएगी। अब जो यह द्विविमीय गति होगी यह लंबाई के अनुदिश में भी परिवर्तन हो सकता है और चौड़ाई के भी वस्तु के अनुदिश परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर सिर्फ लंबाई में परिवर्तन हो तो एक विमीय और लंबाई और चौड़ाई दोनों के अनुदिश में परिवर्तन हो तो द्विविमीय गति कहा जाता है। ओके। 3, त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन। यदि वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक तीनों निर्देशांकों में से समय के साथ तीनों निर्देशांक परिवर्तित होते हैं तो वस्तु की वह गति त्रिविमीय गति कहलाती है। इसमें उदाहरण की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में परिवर्तन होगा। जैसे कोई चीज़ उड़ रही है, आप अंतरिक्ष में चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में गति, आकाश में या वायु में उड़ते हुए चिड़िया की गति, ये सारी जो गतियां हैं ये त्रिविमीय गति के अंतर्गत आती हैं। तो मैं फिर से आपको एक बार एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति की परिभाषा बताऊं। एक विमीय गति में कहा जाता है कि यदि वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक तीनों निर्देशांकों में से केवल एक निर्देशांक समय के सापेक्ष परिवर्तित होता है तो वस्तु की वह गति एक विमीय गति कहलाती है। जैसे सरल रेखा में गति, तो जो एक विमीय गति होती है वही ऋजुरेखी गति होती है। ठीक। नंबर 2, द्विविमीय गति, जिसको हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इसमें कहा जाता है कि यदि वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक 3 निर्देशांकों में से केवल 2 निर्देशांक समय के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं तो वस्तु की वह गति द्विविमीय गति कहलाती है। जैसे मेज पर कोई चीज़ रेंग रही है या चल रही है तो उसमें जो गति होगी वह द्विविमीय गति होगी। और त्रिविमीय में वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक तीनों निर्देशांकों में से तीनों निर्देशांक परिवर्तित होते हैं तो वह गति त्रिविमीय गति कहलाती है। जैसे हवा या वायु, आकाश में उड़ते हुए पक्षी की गति या अंतरिक्ष में उड़ते हुए की गति जो होती है वो त्रिविमीय गति कहलाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति को बताया। ओके। इसके पश्चात हम लोग पढ़ते हैं अदिश राशि। जिसको अंग्रेजी में हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो कहा जाता है कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती हैं अदिश राशियां कहलाती हैं।
यानी कि जो अदिश राशियां होती हैं इससे हमें इनके परिमाण का ज्ञान तो होता है लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं होता है। जैसे कि मैं बात करूं तो दूरी कहा जाता है, चाल कहा जाता है, घनत्व कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो राशियां हैं ये क्या है? अदिश राशि है। अगर मैं सदिश राशि की बात करूं, सदिश राशि जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर वे भौतिक राशियां जिनके परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है भौतिक राशियां कहलाती हैं, ठीक। तो इसके उदाहरण में आपको विस्थापन बताया जाता है, वेग होता है, बल होता है, ऐसे ही करके बहुत सारी राशियां हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जितना मैंने लिखा ये अदिश है, ये सदिश है, बाकी इनके अलावा और कुछ नहीं है, नहीं, बहुत सारी राशियां हैं और उनको अदिश राशि और अदिश राशि और सदिश राशि में विभाजित किया जाता है। तो जो अदिश राशियां होती हैं, अदिश राशियों से हमें परिमाण का ज्ञान प्राप्त होता है लेकिन दिशा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, और जो सदिश राशियां होती हैं उससे हमें दिशा के साथ साथ परिमाण का भी ज्ञान होता है। ओके, हम लोग पढ़ते हैं दूरी, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं। तो दूरी क्या होती है ये सबको पता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान गए, एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच जो आपने दूरी तय की, वही जो आपने तय किया वही क्या है? दूरी है। यानी कि दो बिंदुओं के बीच का जो स्थान है या दो बिंदुओं के बीच जो पथ की लंबाई है वही क्या है? दूरी है। तो क्या कहेंगे दूरी के विषय में? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की जो कुल लंबाई होती है वही दूरी कहलाती है। दूरी को हम लोग नापते किस में हैं? तो दूरी का तो हमने अब कई मात्रक पढ़ा है, एफपीएस में भी पढ़े हैं, सीजीएस में भी पढ़े हैं, एमकेएस में भी पढ़े हैं। तो मैंने ये भी आपको बताया है कि मैक्सिमम हम लोग एमकेएस में ही पढ़ते हैं। तो एमकेएस पद्धति में दूरी का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। तो मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। अब यहीं से हम लोगों का शुरू होगा मात्रक के साथ साथ विमा भी बताना। तो मीटर के लिए मैंने बताया है लंबाई किसी भी प्रकार की हो उसकी विमा हमेशा क्या होगी? यल होगी, ठीक है। तो दूरी की विमा क्या हो जाएगी? यल। सो इसी प्रकार से विस्थापन, विस्थापन जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कहा जाता है कि किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है वही विस्थापन कहलाती है। इसका मतलब है कि विस्थापन एक प्रकार की दूरी है। इसकी बात कब करेंगे? जब हम इसका मात्रक ज्ञात करेंगे और जब इसका विमा ज्ञात करेंगे। पहले समझते हैं कि विस्थापन है क्या। क्या कहेंगे? किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वही विस्थापन कहलाएगी। यानी कि विस्थापन भी एक प्रकार से उसके दूरी में ही जा रहा है। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, मात्रक के, तो मात्रक इसका भी क्या होता है? मीटर होता है। और यदि विमा की बात करें, विमा, तो विमा भी इसका क्या होता है? एल। विमा क्या होगा? एल हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको दूरी और विस्थापन बताया। तो अब मैं आपको एक छोटे से उदाहरण की सहायता से समझाऊं कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। जैसे आप घर पर हैं और आपको कहाँ जाना है? अपने स्कूल जाना है। तो घर से आप स्कूल आए और आपके घर से स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। तो उस स्थिति में जब आप घर से चले हैं, स्कूल आए हैं, तो दूरी भी 2 किलोमीटर हो गई और
प्रारंभिक स्थिति आपकी घर थी और अंतिम स्थिति आपका स्कूल है। तो स्कूल और घर के बीच की जो दूरी है वो क्या है, 2 किलोमीटर है। तो 2 किलोमीटर आपने दूरी भी तय किया है और 2 किलोमीटर आपका क्या है, विस्थापन भी है। इस स्थिति में दूरी और विस्थापन दोनों क्या है, सेम है। लेकिन पढ़ने के बाद अवकाश छुट्टी होने के पश्चात जब आप अपने घर को पुनः जाते हैं तो आप घर पे चले जाते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति आपकी घर थी और अंततः पढ़ के आप अपने घर भी चले गए। इस दशा में अंतिम स्थिति भी आपका घर हो गया। पहले आप घर पे थे, बाद में आप घर पर ही हैं। अब घर और घर के बीच की दूरी यानी कि क्या हो गई, 0। उस स्थिति में जो विस्थापन था वो क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन जो दूरी थी 2 किलोमीटर आए और 2 किलोमीटर आप वापस घर गए, तो दूरी कुल कितनी हो गई, 4 किलोमीटर हो गई। यानी कि विस्थापन 0 हो गया और दूरी क्या हो गई, 4 किलोमीटर हो गई। ओके, तो आप कहीं भी रहिए, कितना भी घूमिए, दूरी आपकी बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर आप घूम के पुनः उसी स्थान पर वापस आ जाते हैं तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दूरी और विस्थापन। दूरी में दिशा का पता नहीं चलता। जैसे मैंने 5 किलोमीटर की दूरी तय की, कहाँ तय की कुछ पता नहीं, लेकिन हमने पूरब की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय की, ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। अगर परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान हो गया तो वो विस्थापन है, अगर ज्ञान नहीं हुआ तो वह दूरी है। ओके, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, दूरी और विस्थापन हो गया। इसके पश्चात हम लोगों को पढ़ना है दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एक तरफ हम लिख देते हैं डिस्टेंस, जिसे आप दूरी कहेंगे, और दूसरी तरफ लिख देते हैं विस्थापन, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ओके, चलिए नंबरिंग वाइज हम पढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहला अंतर, दूरी से हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, विस्थापन से हमें दिशा का ज्ञान होता है। यानी कि जो दूरी है वह एक अदिश राशि हो गई और जो विस्थापन है वह सदिश राशि हो गई। तो ये पहला अंतर। कहा जाता है कि जो दूरी होती है वह पिंड के पथ पर निर्भर करती है, यानी कि किस किस पथ से आप जा रहे हैं वह दूरी होती है। लेकिन जो विस्थापन होता है वह पिंड के पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो दूरी में क्या लिखेंगे, दूरी पिंड के पथ पर निर्भर करती है, और विस्थापन में लिखेंगे विस्थापन पिंड के पथ पर निर्भर नहीं करता है। डिस्टेंस की बात करूं तो जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होता है, यह परिमाण में विस्थापन के बराबर भी हो सकता है, विस्थापन से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन यह कभी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता। लेकिन जो विस्थापन होता है यह दूरी से छोटा हो सकता है, दूरी के बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, ये तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर कहा जाता है कि जो दूरी होती है यह सदैव धनात्मक होती है। सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। लेकिन जो विस्थापन होता है यह धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो इस तरीके से 4-5 अंतर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूरी और विस्थापन में अंतर। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।